नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों के संबंध में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न पूरे जो है परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पहला विकल्प 7वां मंडल, दूसरा विकल्प 8वां मंडल, तीसरा विकल्प 9वां मंडल और चौथा विकल्प 10वां मंडल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, जिसे हम सोम मंडल के नाम से जानते हैं, सोम मंडल के नाम से जानते हैं और पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। इसमें कुल 114 मंत्र हैं जो कि सोम देवता को समर्पित हैं। हम आपको यहाँ पे भी बताना चाहेंगे कि जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसमें सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इस 10 मंडल के अलग अलग जो है स्रष्टा हैं और उनकी अपनी अलग अलग महत्ता है। द्वितीय से लेकर सप्तम तक ये सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं, जिन्हें ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। किस मंडल के नाम से जाना जाता है? ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता। तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, इसके सृष्टा जो है पवमान अंगिरा हैं। पवमान अंगिरा हैं, ठीक है। और पूर्ण रूपेण सोम को समर्पित यह मंडल है। और जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है, ऋग्वेद का 7वां मंडल है, इसके सृष्टा अगर पूछा जाए तो वशिष्ठ जी हैं। इसके सृष्टा कौन है? वशिष्ठ जी हैं। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल के सृष्टा जो है कर्ण एवं अंगिरस हैं। कर्ण एवं अंगिरस नामक ऋषि हैं। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, यह ऋग्वेद का 10वां मंडल है और सबसे बाद में यह मंडल जोड़ा गया है। ऋग्वेद में सबसे बाद में यह मंडल जोड़ा गया है। प्रक्षिप्त मंडल इसे माना जाता है और सबसे पहले चारों वर्णों का उल्लेख यहीं पर मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल को। ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, कंधे से क्षत्रिय, उदर भाग से जो है वैश्यों और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। अगर इसको आपको और विस्तार पूर्वक पढ़ना है, जानना है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो। हमारा दूसरा प्रश्न है, मंगल पांडे सिपाही था। तो यहाँ पे प्रश्न है कि किस इन्फेंट्री का सिपाही था। तो पहला विकल्प है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, दूसरा है 25वीं नेटिव इन्फेंट्री, तीसरा है 49वीं नेटिव इन्फेंट्री और चौथा है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, NI जिसको बोलते हैं। मंगल पांडे इसी नेटिव इन्फेंट्री का सदस्य था। मंगल पांडे के विषय में आप लोगों को मालूम होगा कि सर्वप्रथम जो है 29 मार्च 1857 को मुर्शिदाबाद में स्थित बैरकपुर छावनी में जो चर्बी वाले कारतूस थे, चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने वाला सबसे पहले जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही मंगल पांडे था। उसने 29 मार्च 1857 को उन कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया जिसमें गाय और सूअर के चर्बी लगे हुए थे। और उसने अपने जो है एजुटेंट, उनका जो उस इन्फेंट्री का जो एजुटेंट था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट बाग, उसकी हत्या कर दी और सिपाहियों को विद्रोह का बिगुल फूंकने के लिए
प्रोत्साहित किया। मंगल पांडे को वहाँ पे पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों से भी हमें लाभान्वित कीजिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? पहला विकल्प मोहनलाल सक्सेना, दूसरा विकल्प जगत नारायण मुल्ला, तीसरा विकल्प कृष्ण बहादुर, चौथा विकल्प प्रभात चंद्र। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, जगत नारायण मुल्ला जो है काकोरी कांड के मुकदमे में एक सरकारी वकील थे। इन्होंने जो है सरकारी वकील की भूमिका निभाई थी। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त कब? 1925 को। 9 अगस्त 1925 को जो है लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पे जो है सहारनपुर लखनऊ के बीच में चलने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को जो है कुछ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे जो है HRA के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा जो है उस मालगाड़ी को लूट लिया गया, जिनमें से 29 लोगों के ऊपर मुकदमा चला और उनमें से 4 लोगों को, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है, उनमें से 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर जेल में। किस जेल में? गोरखपुर जेल में। इसके बाद है अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी दी गई थी फैजाबाद जेल में। इसके बाद नाम आता है आपका रोशन लाल, इनको फांसी दी गई थी इलाहाबाद के नैनी जेल में इनको फांसी दी गई थी। और इसके बाद नाम आता है राजेंद्र लाहिड़ी का नाम आता है, जिनको गोंडा में फांसी दी गई थी, गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है और इसके ऊपर हम लोगों ने कई बार चर्चा भी किया है। तो 29 लोगों में 4 लोगों को, ठीक है, 29 लोगों में 4 लोगों को फांसी दे दी गई। 17 लोगों को जो है आजीवन कारावास की सज़ा मिली, 4 लोगों को जो है और कड़ी सज़ा मिली, ऐसे ऐसे करके जो है लोगों को इसमें सज़ा मिली थी और 4 लोगों को फांसी की सज़ा मिली थी। एक बार यहाँ पे मैं और आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी वकील तो जगत नारायण मुल्ला जी थे और अभियुक्तों की ओर से कौन से वकील थे? वैसे इन वकीलों को जो है सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया गया था, इन वकीलों को सरकार की ओर से ही नियुक्त किया गया था और एक क्रांतिकारी मांग कर रहे थे कि उन्हें अच्छे वकील की सुविधा उपलब्ध कराई जाए पैरवी के लिए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो जो अभियुक्तों की ओर से जो वकील थे उनमें लक्ष्मी शंकर मिश्रा, केसी दत्त, जयकरण नाथ मिश्रा, ये 3 वकील जो है अभियुक्तों की ओर से सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? तो पहला विकल्प है मोहम्मद इकबाल, दूसरा विकल्प है आगा खान, तीसरा विकल्प है मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा विकल्प है चौधरी रहमत अली। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। एक प्रश्न आता, पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो 1930 में पाकिस्तान की मांग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी, लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, चूंकि मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया था बल्कि एक अलग राष्ट्र की संकल्पना उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है किसने किया? चौधरी रहमत अली ने किया था। और चौधरी रहमत अली उस समय जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, उन्होंने एक पंपलेट छपवाया था, नाउ आर नेवर, नाउ आर नेवर, ठीक है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसका शीर्षक था नाउ आर नेवर और उसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया। हमारा अगला प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है। पहला विकल्प है सूर्य से दूरी का, दूसरा विकल्प है उसकी ज्योति का, तीसरा विकल्प है उसकी पृथ्वी से दूरी का और चौथा विकल्प है उसके ताप का। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उसके ताप का। जो तारों का रंग होता है वह उसके ताप से निर्धारित होता है, तारों का रंग उसके ताप से निर्धारित होता है। सबसे ज़्यादा अगर उसका ताप है तो उसका रंग नीला हो जाता है। जो तारा नीला दिखता है, ठीक है, वह 50,000 केल्विन से लेकर 28,000 मतलब 28,000 केल्विन तक उसका ताप होता है। मतलब 28,000 से लेकर 50,000 तक उस केल्विन उसका ताप होता है, तो वह नीला होता है। हम थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, 28,000 से लेकर अगर 10,000 आ जाए, 28,000 से लेकर 10,000 तो नीला श्वेत हो जाता है, नीला श्वेत हो जाता है। और अगर 10,000 से लेकर 7,500 आ जाए, 10,000 से लेकर 7,500 आ जाए, ठीक है, तब उसका तापमान, तब उसका कलर क्या हो जाता है, श्वेत हो जाता है। 7,500 से लेकर अगर 6,000 केल्विन के मध्य आ जाए तो उसका कलर जो है श्वेत पीला हो जाता है, श्वेत पीत जिसे कहते हैं। और अगर 6,000 से लेकर वह 4900 तक आ जाए, 6,000 से लेकर 4900 तक आ जाए तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, पीत हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसका कलर जो है 4900 से लेकर 3500 केल्विन के मध्य उसका टेम्परेचर हो तो उसका कलर जो है नारंगी हो जाता है। यह प्रश्न परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया, तारे का रंग नारंगी किस टेम्परेचर पे होता है। और अगर 3500 से लेकर 2000 केल्विन के मध्य उसका टेम्परेचर हो जाए तो उसका कलर लाल होता है। मतलब अगर सबसे कम टेम्परेचर है तो तारे का रंग लाल दिखाई देता है, और उसका सबसे ज़्यादा तापमान है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे तापक्रम है तो उसका रंग नीला होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है। तो पहला विकल्प है अमेजन, दूसरा विकल्प है सिंधु, तीसरा विकल्प है वोल्गा, चौथा विकल्प है राइन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, विकल्प डी। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी जो है कौन सी है, राइन नदी है। और एक प्रश्न आता है, वान शहर किस नदी तट पर बसा हुआ है, वान शहर किस नदी तट पर बसा हुआ है, तो वह इसी नदी राइन नदी तट पर बसा हुआ है, जो जर्मनी का प्रसिद्ध शहर है। ठीक है, तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है, राइन नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया। पहला विकल्प 1976, दूसरा विकल्प 1978, तीसरा विकल्प 1951, चौथा विकल्प 1985। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वह हुआ है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ठीक है, इसके विषय में मैंने जब आपको प्रस्तावना पढ़ाई है तो डिटेल में बताया। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यापक तौर पे जो है संविधान में संशोधन किया गया था। ठीक है, और संविधान में प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था उसमें कुल 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, बताएंगे। इस सिचुएशन में हमें जो है अपने संविधान की प्रस्तावना को याद रखना चाहिए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत का जब संविधान लागू हुआ तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसके बाद शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी शब्द उस समय नहीं था।
पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द भी उस समय नहीं था मूल संविधान में, और अखंडता, यह 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। एक बार मैं आपको प्रस्तावना को पुनः पढ़कर सुना देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को, वैसे मुझे कंठस्थ है जो है, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हमारा अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? पहला विकल्प है मौलिक अधिकार है, दूसरा विकल्प है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, तीसरा विकल्प है मौलिक कर्तव्य है, चौथा विकल्प है आर्थिक अधिकार है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यहाँ पे लैंगिक असमानता को समाप्त करने का जो है कॉन्सेप्ट था कि चाहे महिला और पुरुष को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान जो है कराने का उत्तरदायित्व सरकार का है। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 39 घ, ठीक है। तो अनुच्छेद 39 घ के में बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के द्वारा किया गया है, और बाद में इसी अनुच्छेद 39 घ को लेकर, अनुच्छेद 39 घ को लेकर या उसके अनुसरण में संसद ने 1976 ईस्वी में, कब? 1976 ईस्वी में समान पारिश्रमिक, ध्यान दीजिएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। परीक्षाओं में अभी पूछा जाता है समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको? पहला विकल्प है मुख्य न्यायाधीश को, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति को, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री को, चौथा विकल्प है विधि मंत्री को। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, अगर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना है तो वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र दे सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, इसीलिए जो है उसे पद त्याग भी उसी अनुक्रम में करना पड़ता है। आपको मैं यहाँ पे अनुच्छेद 124 खंड 2 उपखंड का उल्लेख करता हूँ। अनुच्छेद 124 खंड 2 उपखंड क में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति, क्योंकि इसमें यह भी बताया गया कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। तो यहाँ पे अगर त्याग पत्र देने की बात आएगी तो अनुच्छेद 124 खंड 2 उपखंड की चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पहला विकल्प भारत के राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा विकल्प संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा विकल्प है सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल द्वारा, चौथा विकल्प है सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति द्वारा। ठीक है,
तो इसमें हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पे अनुच्छेद 316 एक की चर्चा होगी। अनुच्छेद 316 खंड 1, इसमें यह कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग है तो या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मतलब यहाँ पे समझिएगा कि चाहे संघ लोक सेवा आयोग है तो स्वाभाविक से बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो कहीं हमारे दिमाग में ये न आ जाए कि संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, नहीं। अगर वह संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो उसके सदस्यों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा होगी, और राज्य लोक सेवा आयोग है तब राज्यपाल के द्वारा उसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे यह ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है दमन एवं दीव, तीसरा विकल्प है पुडुचेरी, चौथा विकल्प है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी है। वहाँ का लिंगानुपात कितना है? 1037। मतलब 1000 पुरुषों पे वहाँ पे 1037 महिलाएं हैं। 37 महिलाएं फिर भी पर्याप्त हैं, ज़्यादा हैं वहाँ पे। और अगर न्यूनतम पूछ लिया जाए कि जो है लिंगानुपात न्यूनतम किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तब नाम आ जाएगा दमन दीव का। दमन एवं दीव का आ जाएगा 618 है यहाँ पे। दमन और दीव में 618 हैं। मतलब यहाँ पे 382 महिलाएं जो हैं कम पड़ रही हैं। 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? 618 महिलाएं हैं। ये सहीता देख लो। अगर जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? केरल में है। केरल में कितना है? 1084 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और न्यूनतम पूछ लिया जाए तो हरियाणा है। हरियाणा में कितना है? 879 लिंगानुपात है। कितना है? 879। एक प्रश्न जो है आज के समय में शिशु लिंगानुपात का आता है। शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चों का लिंगानुपात क्या है? तो सबसे अधिक अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में है। सबसे अधिक लिंगानुपात जो है राज्यों में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का है। कितना आंध्र प्रदेश का है? आंध्र प्रदेश में 972 है। और न्यूनतम हरियाणा, स्वाभाविक से बात है हरियाणा ही यहाँ पे भी रहेगा। हरियाणा में है 834। अगर यही चीज़ जो है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश में पूछ लिया जाए तो अंडमान निकोबार आएगा। अंडमान एवं निकोबार। अंडमान निकोबार का कितना है? 968 है। लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात 968। और न्यूनतम दिल्ली का है। जहाँ के लोग जितने शिक्षित होंगे लिंगानुपात वहाँ का उतना ही कम होगा, केरल को छोड़कर। 871 है दिल्ली का लिंगानुपात। ठीक है, तो ये जो है कुछ लिंगानुपात से संबंधित जो है डाटा मेरे पास था, उसको मैंने आपसे साझा किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? पहला विकल्प चना, दूसरा विकल्प पटसन, तीसरा विकल्प कपास, चौथा विकल्प चावल। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए, चना जो है रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो पहला विकल्प है RTE अधिनियम, दूसरा विकल्प RTI अधिनियम, तीसरा विकल्प है मनरेगा, चौथा विकल्प है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, RTI, सूचना, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार या सूचना का जो अधिकार है वह किस मजदूर या किसान आंदोलन से संबंधित है? वह मजदूर किसान शक्ति संगठन से संबंधित है और उसका संबंध RTI से भी है। ऐसे कर लीजिए, जो आपका प्रश्न पूछा गया है मजदूर किसान शक्ति संगठन का संबंध किससे है? वह आपके RTI से है। ठीक है,
और यह एक बेसिकली जो है मजदूर किसान संगठन जो है एक राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना जो है 1 मई 1987 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है राजस्थान में है। कहाँ पे है मुख्यालय? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। पहला विकल्प है सामान्य स्थित बेरोजगारी, दूसरा विकल्प है दैनिक स्थित बेरोजगारी, तीसरा विकल्प है साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, सामान्य स्थित बेरोजगारी। मतलब वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थित बेरोजगारी कहा जाता है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए बेरोजगार क्या होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बेरोजगार किसे कहते हैं? तो बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है, उसे हम कहते हैं बेरोजगार। बेरोजगारी समीक्षा के लिए 1973 में बी भगवती समिति की जो है इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इन्होंने जो है बेरोजगारी से संबंधित कुल तीन अवधारणाएं, 3 कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रस्तुत किया। पहला है सामान्य स्थित बेरोजगारी, दूसरा है दैनिक स्थित बेरोजगारी, तीसरा है साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी। ठीक है, तो सामान्य स्थित बेरोजगारी में क्या है? इसमें वह श्रम शक्ति सम्मिलित होती है जिसे पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता। ठीक है, और यह दीर्घकालिक बेरोजगारी का सूचक होता है सामान्य स्थित बेरोजगारी, जो कि हमारा सही आंसर भी यही पूछा भी गया है। और आपका जो दैनिक स्थित बेरोजगारी है, दैनिक स्थित बेरोजगारी है जो चालू दैनिक स्तर पर जिसका आकलन किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को रोजगार का सर्वेक्षण प्रतिदिन के आधार पर किया जाता है तब उसे चालू दैनिक स्थित बेरोजगारी कहते हैं। तो दैनिक बेरोजगारी का स्तर बेरोजगारी की समस्या का व्यापक और महत्वपूर्ण सूचक है। और जो साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी है, तो साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी में उन बेरोजगारों को शामिल किया जाता है जिन्हें सर्वेक्षण सप्ताह के अंतर्गत 1 घंटे का भी कार्य नहीं मिलता। एक सप्ताह के अंतर्गत 1 घंटे का भी जिन्हें कार्य नहीं मिलता, और तो यह सप्ताह में औसत बेरोजगारों की संख्या को दर्शाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं। और हम लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जो सिलेबस दिया हुआ है वह बेरोजगारी से संबंधित भी है और उससे संबंधित प्रश्न आते भी हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण की जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? पहला लाइकेन, दूसरा गुलाब का पौधा, तीसरा है मेथिल मर्क्यूरी, चौथा विकल्प सूरजमुखी का पुष्प। तो हमारा सही आंसर विकल्प लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, कौन सी गैस है? पहला विकल्प नाइट्रोजन, दूसरा विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा विकल्प कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा विकल्प मीथेन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, मीथेन। मीथेन गैस ऐसी गैस है जो कहाँ से उत्पन्न होती है? मैंने इसके पहले के भी वीडियो में आपको बताया है। मीथेन गैस धान के खेत से उत्पन्न होती है, धान के खेत में उत्पन्न होती है। ठीक है, खानों में उत्पन्न होती है, और जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वहाँ पे मीथेन गैस पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, मीथेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला विकल्प है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? पारित हुआ था 1972 में, बाद में 1986, 91, इनमें जो है कई बार संशोधन हुआ, लेकिन पूछ रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 माना जाएगा। दूसरा है जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 7 अप्रैल
7 अप्रैल 1973 का है, 7 अप्रैल 1973 का है। और विकल्प डी है प्रोजेक्ट, कथन डी है प्रोजेक्ट हाथी। तो प्रोजेक्ट हाथी का जो प्रारंभ हुआ था 1992 में हुआ था झारखंड के सिंहभूम जिले से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें मिलान करना है कि सबसे पहले क्या आता है, तो हम विकल्प अपना देख लेते हैं। हमें सबसे पहले आएगा क्या, तो सबसे पहले इसमें आ रहा आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो पहला हो जाएगा आपका। इसके बाद आएगा आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका आ जाएगा प्रोजेक्ट हाथी 1992 में 4। इसके बाद आपका आ जाएगा जैव विविधता अधिनियम 2। तो 1, 3, 4, 2 हमारा सही आंसर होगा। 1, 3, 4, 2 विकल्प भी हमारा सही आंसर है। 1, 3, 4, 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में, ये थोड़ा सा यहाँ किस में हो गया है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में दुर्लभ उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। पहला विकल्प है जीन संरक्षण, दूसरा विकल्प है पर्यावरण संरक्षण, तीसरा विकल्प है जनसंख्या नियंत्रण और चौथा विकल्प है प्रदूषण नियंत्रण। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वह प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है और यह पर्यावरण रक्षा एवं सुधार के लिए दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण रक्षा एवं सुधार के लिए प्रदान किया जाता है और यूएनईपी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2005 से इसका नाम बदल गया है। 2005 से इसके स्थान पे जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ के नाम से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव कोष का शुभंकर क्या है। पहला विकल्प भालू, दूसरा विकल्प बाघ, तीसरा विकल्प हिरण, चौथा विकल्प पांड्या। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी पांड्या, जो ज्वाइंट पांडा होता है, ज्वाइंट पांडा। ठीक है, ये जो है आपका विश्व वन्य जीव कोष जिसे हम WWF के नाम से जानते हैं उसका शुभंकर है। यह एक लुप्त प्राय या संकट ग्रस्त जीव होता है, इसलिए जो है यूएनईपी जो इसे विश्व वन्य जीव कोष का जो है प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। 29 अप्रैल 1961 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड। कहाँ पे है, ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ पे है स्थित, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी नामक उपन्यास के लेखक हैं। पहला विकल्प है चाणक्य, दूसरा विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा विकल्प है प्रोफेसर शरद पगारे, चौथा विकल्प है मोहन कृष्ण बोहरा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, प्रोफेसर शरद पगारे की रचना है का पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी नामक उपन्यास के लेखक कौन है, प्रोफेसर शरद पगारे हैं, जिन्हें 30वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। यस, इसलिए जो है यह रचना और यह लेखक दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। मोहन कृष्ण बोहरा को भी 30वें जो है बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके विषय में मैंने एक वीडियो में काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा भी आप लोगों से किया हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। तो यह कथन सही है। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया, यह कथन सही है। दूसरा कथन है यह विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है जिसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है यह सबसे लंबी हाईवे टनल है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। यह कथन भी सही है। तीसरा है
पूर्व में इस टनल का नाम रोहतांग टनल था। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम अटल टनल रख दिया। यह कथन भी सही है। 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रख दिया। यह कथन भी पूर्ण रूपेण सही है। अगला कथन है, यह टनल मनाली एवं लेह को जोड़ती है और इसके द्वारा दोनों के मध्य 46 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। यह कथन भी सही है। यह टनल जो है लेह और मनाली को जोड़ने वाली टनल है और इसके द्वारा 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है और लगभग 4 घंटे का समय भी कम हो जाता है। इसलिए हमारे कथन ए बी सी डी चारों सही हैं और विकल्प ई उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ठीक ना। अगला प्रश्न है, देश की पहली सी प्लेन का संचालन कहां से कहां तक किया जा रहा है? पहला विकल्प अहमदाबाद से मुंबई, दूसरा विकल्प अहमदाबाद से केवड़िया तक, तीसरा विकल्प विशाखापत्तनम से मालाबार तक, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है, देश की पहली सी प्लेन का संचालन अहमदाबाद से केवड़िया तक किया जा रहा है। अहमदाबाद से केवड़िया तक किया जा रहा है। 31 दिसंबर 2020 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पे जो है इस देश के पहले सी प्लेन का जो है उद्घाटन किया। ठीक है। और यह स्पाइस जेट की उड़ान है। स्पाइस जेट की उड़ान है। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2020 में डोमिनिक थियम ने किसे पराजित करके पुरुषों की ट्रॉफी जीती? पहला विकल्प नोवाक जोकोविक, दूसरा विकल्प एंड्रे मूरे, तीसरा विकल्प राफेल नडाल, चौथा विकल्प अलेक्जेंडर ज़वेरेव। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर 2020 का अमेरिकन ओपन टेनिस खिताब जो है डोमिनिक थियम ने जीता। ठीक है। पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? डोमिनिक थियम ने जीता। और किसे पराजित करके जीता? अलेक्जेंडर ज़वेरेव को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2021 में चर्चित रहा दहला बांध किस देश में स्थित है? कौन सा बांध? दहला बांध। कहीं कहीं पे इसको दाहला भी लिखा जाता है। तो पहला विकल्प है भारत, दूसरा विकल्प है पाकिस्तान, तीसरा विकल्प है बांग्लादेश, चौथा विकल्प है अफगानिस्तान। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, अफगानिस्तान। मई 2021 में चर्चित रहा दहला बांध किस देश में अवस्थित है? यह आपके अफगानिस्तान में अवस्थित है। इसे जो है चर्चा वर्तमान में चर्चा में क्यों है? 6 मई 2021 को इसको जो है तालिबान आतंकियों ने इस पर अधिकार कर लिया और यह अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है जिसकी अगर लोकेशन देखा जाए तो कंधार प्रांत में। कहाँ पे? कंधार प्रांत में है। शाहवली कोट में यह बांध स्थित था। इसको एक प्रश्न कहीं कहीं पे पूछा जाता है कि अर्घानदाव, तो इसी जो दहला बांध का नाम अर्घानदाव भी है। ठीक है। इसका निर्माण जो है 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। कब? 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। इसी के द्वारा जो है कंधार प्रांत को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होती है और साथ ही साथ में जो है सिंचाई का भी बंदोबस्त इस बांध के द्वारा होता था। ऐसी सिचुएशन में जो है कंधार के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर पाना गवर्नमेंट के लिए चुनौती होगा और सिंचाई के साधनों का जो है प्रयोग फिर से जो है सिंचाई के साधनों की उपलब्धता कराना जो है अफगानिस्तान गवर्नमेंट के लिए जो है एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि अफगानियों जो है तालिबानियों ने इस पर अधिकार कर लिया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है? पहला विकल्प है टेलीफोन, दूसरा विकल्प ईमेल, तीसरा विकल्प इंटरनेट, चौथा विकल्प सेलफोन। तो हमारा सही आंसर विकल्प सी, इंटरनेट को जो है सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है? पहला विकल्प इनपुट, दूसरा विकल्प आउटपुट, तीसरा विकल्प प्रोसेस और चौथा विकल्प उपर्युक्त तीनों। तो हमारा आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त तीनों। कंप्यूटर जो है इनपुट आउटपुट प्रोसेस सबके आधार पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू के कार्य हैं? सीपीयू के कार्य हैं, पहला विकल्प है इनपुट, सीपीयू का मतलब समझ रहे होंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो पहला है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, यह इसका कार्य है। दूसरा विकल्प है डाटा का तात्कालिक रूप से स्टोर करना, यह भी इसका कार्य है। तीसरा है निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, यह भी, क्योंकि कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे कहा जाता है सीपीयू को। तो चारों जो है कथन ए बी सी तीनों कथन सही है, तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रयोगात्मक शोध नहीं है? पहला विकल्प एक्स पोस्ट फैक्टो शोध, दूसरा विकल्प केस अध्ययन, तीसरा विकल्प सर्वे शोध, चौथा विकल्प क्षेत्र प्रयोग शोध। तो एक्स पोस्ट फैक्टो शोध अप्रयोगात्मक है, केस अध्ययन अप्रयोगात्मक है, सर्वे शोध अप्रयोगात्मक है। तो बचा विकल्प डी क्षेत्र प्रयोग शोध जो है अप्रयोगात्मक शोध नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक शोध का एक प्रकार है। दो प्रकार होते हैं, एक प्रयोगशाला शोध होता है, दूसरा क्षेत्र प्रयोग शोध होता है। हमारा अगला है प्रश्न, आंकड़े संग्रहण करने की प्रमुख विधि समाजमित विधि के प्रतिपादक कौन हैं? पहला विकल्प है कर्लिंगर, दूसरा विकल्प है मोरनो, तीसरा विकल्प है फ्रेडरिक लिप्ले और चौथा विकल्प है R.A. फिशर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, विकल्प बी मोरने। आंकड़े संग्रहण की प्रमुख विधि समाजमित के कौन संपादक हैं? मोरनो इसके जो है प्रतिपादक हैं। 1934 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसका नाम था हु शैल सर्वाइव इनकी रचना थी। इसी में इन्होंने जो है समाजमित प्रविधि का प्रतिपादन 1934 ईस्वी में किया हुआ था। ठीक है, इसके विषय में आगे विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। इसके बाद विकल्प सी है फ्रेडरिक लिप्ले। तो फ्रेडरिक लिप्ले ने जो है आपका केस अध्ययन विधि का प्रतिपादन किया था, केस अध्ययन विधि का प्रतिपादन किया था। R.A. फिशर एनोवा के जनक माने जाते हैं, एनोवा विधि के जनक माने जाते हैं। जब दो या दो से अधिक समूहों में जो है टेस्ट करना होता है तो एनोवा लगाया जाता है। हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है, किस समिति ने यूजीसी को भंग करके भारतीय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की है? पहला विकल्प बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा विकल्प अशोक मेहता समिति, तीसरा विकल्प हरि गौतम समिति, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, हरि गौतम समिति। हरि गौतम समिति का गठन जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 2014 में किया गया था। यह एक 4 सदस्यीय समिति थी और इस समिति को यूजीसी की प्रासंगिकता की समीक्षा करनी थी। और बाद में इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी उसमें उन्होंने सुझाव दिया कि वर्तमान में यूजीसी की प्रासंगिकता घट रही है, ऐसी सिचुएशन में इस संस्था को भंग कर देना चाहिए और भारतीय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का गठन करना चाहिए, जो पूरा जो है AICTE के गठन के लेकर भी उन्होंने कुछ अपना सुझाव दिया है कि AICTE और यूजीसी दोनों को भंग कर देना चाहिए। इसके पहले भी 2 समितियों का गठन हुआ था, यशपाल समिति और सैम पित्रोदा समिति।
पित्रोदा समिति का, इन समितियों ने भी जो है यूजीसी की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए थे और उसको भंग करने की सिफारिश की थी, लेकिन वह ठंडे बस्ते में चला गया। और अब देखिए कि क्या होता है। हरि गौतम समिति की रिपोर्ट मानव संसाधन विकास, जिसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जा रहा है, लागू कर पाता है या पुरानी व्यवस्था ही चलती है। वैसे बहुत समय नहीं हुआ है यूजीसी के गठन को लेकर। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, 1956 में इसको जो वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। फिर भी जो है समय के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है इसको भंग करने की सिफारिश हरि गौतम समिति के द्वारा की गई है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग से संबंधित, इसके सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न रखे थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप जो है इसे देख सकते हैं और अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।